ME, MA 304 CNC Machines and Automation. Unit 3 Classification of Numerical Control Machines और सब यूनिट 3.2 फीडबैक डिवाइसेस। अपन ने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि क्लासिफिकेशन क्या होता है न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन का, और फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के अनुसार दो तरीके के क्लासिफिकेशन हैं एनसी मशीन्स के। एक तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम जिसमें फीडबैक प्रोवाइडेड नहीं होता है, और सेकंड था क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम जिसमें अपन को फीडबैक मिलता है कि एक्चुअल जो वैल्यू हो रही है प्रोसेस में और जो प्रोग्राम के अंदर अपन ने जो वैल्यू दी है क्या वो दोनों मैच कर रहे हैं या कोई इनमें फ़र्क आ रहा है, इस चीज़ का अपन को फीडबैक मिलता है। तो ये क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में मिलता है। तो अभी तक अब अपन आगे देखते हैं कि फीडबैक डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। तो अपने सिलेबस में दो तरह की फीडबैक डिवाइसेस हैं, और फीडबैक डिवाइसेस कंट्रोल क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में आएंगी, और दो तरह की फीडबैक डिवाइसेस हैं जैसा आप देख सकते हैं। एक तो वेलोसिटी फीडबैक डिवाइस और दूसरा पोजीशन फीडबैक डिवाइसेस। आज अपन इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वेलोसिटी फीडबैक डिवाइस। वेलोसिटी फीडबैक अपन को जो मिलता है जिस डिवाइस के द्वारा, उस डिवाइस को अपन कहते हैं टैको जनरेटर। टैको जनरेटर सिंपली एक वोल्टेज जनरेट करता है, और ये जो वोल्टेज का जो आउटपुट आता है वो जिस मोटर की शाफ्ट पे ये लगा हुआ है उसकी स्पीड के प्रोपोर्शनल है। यानी जो अपनी ड्राइव मोटर है उसकी एक्सिस अगर आरपीएम ज़्यादा पे है तो उसका टैको जनरेटर का वोल्टेज आउटपुट ज़्यादा आएगा, कम हो जाएगी स्पीड तो टैको जनरेटर का वोल्टेज आउटपुट कम हो जाएगा। इसका मतलब कि जो टैको जनरेटर जो वोल्टेज जनरेट कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस ड्राइव मोटर की स्पीड के ऊपर, उसके आरपीएम के ऊपर। और ये देखिए आप, इसके अंदर मैं वापस दिखा रहा हूँ, इसमें क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है। फिगर 3.2 ब्लॉक डायग्राम ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो इसमें ये दिख रहा है टैको जनरेटर। तो ये टैको जनरेटर मशीन कंट्रोल यूनिट से टैको जनरेटर जो मोटर के ऊपर लगा हुआ है, और इससे आगे मोटर के जो मूवमेंट्स मोटर जो मूव कर रही है वो स्लाइड को जा रहे हैं। तो टैको जनरेटर इस फिगर के अंदर, ब्लॉक डायग्राम के अंदर इस तरीके से लगा हुआ है। अब टैको जनरेटर जो होता है वो जनरली सर्वो मोटर जो होती है उसके केस में के अंदर ही होता है, और ये सर्वो मोटर की जो शाफ्ट है उसके ऊपर डायरेक्टली फिटेड होता है। यानी जिस आरपीएम पे सर्वो मोटर की शाफ्ट घूमती है उसी आरपीएम पे ही टैको जनरेटर घूमता है, और इससे जो आउटपुट वोल्टेज निकलता है टैको जनरेटर से वो अपन किसको देते हैं वापस। देखिए आप इसमें फिगर में कि टैको जनरेटर से जो वेलोसिटी फीडबैक, एक जो लाइन चल रही है नीचे वेलोसिटी फीडबैक, वो वापस किस में जा रही है, मशीन कंट्रोल यूनिट में। तो मतलब टैको जनरेटर ने जो वोल्टेज जनरेट किया, जो उसका वोल्टेज आउटपुट था, वो अपन ने किसको दिया, वापस मशीन कंट्रोल यूनिट को। और ये जो वोल्टेज आउटपुट था ये किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट जो सर्वो मोटर की शाफ्ट जिस आरपीएम पे घूम रही है उसके ऊपर ही ये टैको जनरेटर लगा है। तो जितना आरपीएम पे वो सर्वो मोटर की शाफ्ट चल रही है उसी के प्रोपोर्शनल टैको जनरेटर वोल्टेज जनरेट कर रहा है, और वो वापस वेलोसिटी फीडबैक लूप के ज़रिए मशीन कंट्रोल यूनिट को जा रहा है। तो जो फीडबैक आया उसको मशीन कंट्रोल यूनिट मॉनिटर करती है, उसको देखती है, कोडिंग करके देखती है, और वो ये इंश्योर करती है कि जो वैल्यू हमने प्रोग्रामिंग में दी थी क्या उसी आरपीएम के ऊपर ही जो अपनी सर्वो मोटर है वो रन कर रही है।
उसमें कुछ कमी या ज़्यादा तो नहीं है, और अगर कोई कमी या ज़्यादा है तो उसको फिर ये मशीन कंट्रोल यूनिट ऑटोमेटिकली उसको रेक्टिफाई करती है। तो ये चीज़ थी वेलोसिटी फीडबैक। अब अपन आते हैं पोजीशन फीडबैक। देखिए, पोजीशन फीडबैक का मतलब क्या हुआ कि जो टूल का जो मूवमेंट था या वर्कपीस का जो मूवमेंट था, आगे पीछे ऊपर नीचे जो चले, टूल चला या वर्क टेबल चली, तो क्या वो कितना चलना था और कितना चली। चलना से मतलब कितना चलना था, मतलब प्रोग्राम वैल्यू क्या थी, और कितना एक्चुअल में चली, मूव कितना हुआ, उसको अपन मेज़र कर लेंगे फीडबैक के ज़रिए। तो इस वापस आप इस फिगर में देखें कि जो स्लाइड दी हुई है, स्लाइड के नीचे एक ई बना हुआ है, उसके नीचे मेजरिंग डिवाइस है। ये पोजीशन फीडबैक मेजरिंग डिवाइस है, और इसका जो आउटपुट आ रहा है वो नीचे आप एक लाइन चल रही है, एरो चल रहा है, जहाँ लिखा है डिस्प्लेसमेंट फीडबैक लूप। यानी मेजरिंग डिवाइस, पोजीशन फीडबैक मेजरिंग डिवाइस एक्चुअल पोजीशन वर्क टेबल की या टूल पोस्ट की, टूल के मूवमेंट की मेज़र कर रही है, और उस कितना वो मूव हो रहा है किसी भी डायरेक्शन में, उसका वो फीडबैक वापस मशीन कंट्रोल यूनिट को दे रही है। तो फीडबैक डिवाइसेस का मतलब ये रहता है कि जो अगर टूल चल रहा है, अगर अपन CNC लेथ की बात करें तो आपको टर्न करना है, तो टूल आपने एक्स डायरेक्शन में चलाया -25, तो टूल की टिप को अपन को देखना है। ये जो फीडबैक डिवाइस है ये देखेगी कि टूल कहाँ से शुरू हुआ और जहाँ तक वो पहुँचा वो कितना चला एक्स माइनस डायरेक्शन में, वो मेज़र करेगी। और वो जो मेज़रमेंट करके उसका जो अकॉर्डिंगली उसका जो सिग्नल होगा वो मशीन कंट्रोल यूनिट को वो देगी, जिससे मशीन कंट्रोल यूनिट ये जज करेगी कि जो प्रोग्राम वैल्यू थी और जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हुआ टूल का, टूल टिप का या वर्क टेबल का, वो वास्तव में उतना ही था या उससे कम या ज़्यादा हुआ। तो अब क्या होता है, कई बार अपन टूल की टिप को डायरेक्ट मेज़र नहीं कर पाते, मतलब टूल की टिप, उसके ऊपर कूलेंट आ रहा है, बराबर कूलेंट गिर रहा है टूल की टिप पे, चिप्स बन रहे हैं, तो ये कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि होल्डिंग डिवाइस लगी हुई है, या जॉब की कंपोनेंट की ज्योमेट्री ऐसी है कि वहाँ पे अपन मेज़र उसको नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर भी अपन फिर स्लाइड का जो मूवमेंट होता है, जो टूल पोस्ट की जो स्लाइड है, फिर अपन उसका सेंटर लेके उससे मेज़र करते हैं कि स्लाइड कितना मूवमेंट हुई है। तो पोजीशन मेजरिंग डिवाइस जनरली दो तरह की होती हैं, एक तो रोटरी टाइप और एक लीनियर मेजरिंग ट्रांसड्यूसर्स। यानी दो तरीके से अपन पोजीशन फीडबैक लेते हैं। दो तरीके होते हैं, या तो अपन रोटरी या एंगुलर पोजीशन मेजरिंग ट्रांसड्यूसर काम में लेते हैं पोजीशन फीडबैक के लिए, और यह अपन लीनियर पोजीशन मेजरिंग ट्रांसड्यूसर काम में लेते हैं। अब अपन इनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, ये है फिगर एंगुलर पोजीशन मेजरिंग ट्रांसड्यूसर। मतलब यहाँ पे अपन जो मेज़रमेंट कर रहे हैं किसका, स्लाइड का आगे पीछे चलने का, वो अपन रोटरी डिस्क की सहायता से कर रहे हैं। अब इसके अंदर अपन जो रोटेटिंग एलिमेंट होता है मशीन का, मशीन टूल का रोटेटिंग एलिमेंट, उसके अपन चक्कर नापते हैं कि कितने चक्कर हुए, कितनी बार वो घूम रहा है। और फिर जो लीड स्क्रू, अब लीड स्क्रू देखा होगा, कॉमन लेथ है, मैं कॉमन लेथ की याद दिला रहा हूँ वापस। अपन एक बार CNC से NC मशीन से बाहर आते हैं। कॉमन लेथ के ऊपर आपने लीड स्क्रू देखा होगा। लीड स्क्रू एंगेज करते हैं जब अगर आप थ्रेडिंग कर रहे हैं कॉमन लेथ के ऊपर, कन्वेंशनल लेथ के ऊपर, तो नीचे एक लीवर होता है, उसको जब आप नीचे की तरफ करते हैं लेथ के, तो लीड स्क्रू एंगेज हो जाता है, और लीड स्क्रू के ज़रिए जो टूल स्लाइड है, टूल पोस्ट की जो स्लाइड है, वो मूव होना शुरू होती है, आगे या पीछे चलती है, और इसके अंदर आपको एंगेज करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है CNC मशीन में जनरली कि लीड स्क्रू ऑलवेज एंगेज रहता है, चाहे वो कोई भी प्रोसेस हो। तो अपन क्या करते हैं, लीड स्क्रू के सर्कल्स को नापने की कोशिश करते हैं कि उसने कितने चक्कर लगाए। अब वो जितने चक्कर वो लगाएगा उसको अपन कैलकुलेट कर लेंगे कि कितने चक्कर लगे, और लीड स्क्रू की पिच क्या है। पिच का मतलब कंप्लीट एक सर्किल, एक पूरा 360 डिग्री का अगर लीड स्क्रू घूमता है तो वो कितना आगे या पीछे होगा, दैट इज़ नोन एज पिच। मतलब एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में वो लीड स्क्रू कितना आगे या पीछे हुआ, दैट इज़ नोन एज पिच। तो हमें ये मालूम है कि इसकी पिच
1 mm है अगर, और इसने 5 चक्कर लगाए कंप्लीट, तो एक पूरा चक्कर लगाने में 1 mm आगे सरका, तो अगर इसने कंप्लीट 5 चक्कर लगा लिए तो कितने mm आगे सरका या पीछे गया? 5 mm। तो इसकी सहायता से अपन ये करते हैं। अब ये मालूम कैसे करेंगे अपन कि लीड स्क्रू ने कितने चक्कर लगाए? इसको नापने का तरीका क्या है, आप ये फिगर में देखिए कि एक लीड स्क्रू बना हुआ है, उस लीड स्क्रू के ऊपर एक रेडियल ग्रेटिंग डिस्क लगी हुई है, देख रहे हैं, रेडियल ग्रेटिंग डिस्क, और साइड के अंदर एक गोल चक्री बनी हुई है जिसके अंदर लाइनें बनी हुई हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक लाइन काली, ये ट्रांसपेरेंट होती है, रेडियल ग्रेटिंग डिस्क जो होती है ट्रांसपेरेंट होती है, लीड स्क्रू पे लगी फिट होती है, और जैसे लीड स्क्रू घूमेगा वैसे रेडियल ग्रेटिंग डिस्क घूमती है। और इस रेडियल ग्रेटिंग डिस्क के एक तरफ तो लगा हुआ है लाइट सोर्स बल्ब, और दूसरी तरफ पीछे लगा हुआ है फोटो सेल। तो अब जब फोटो सेल, लाइट सोर्स से फोटो सेल पे रोशनी गिरेगी तो उससे सिग्नल जनरेट होगा। फोटो सेल का काम यही है कि फोटो सेल पे जब लाइट गिरती है तो वो एक ईएमएफ जनरेट करता है, सिग्नल जनरेट करता है, लाइट गिरेगी तभी। अब अपने पास ये जो डिस्क बनी हुई है, रोटेटिंग ग्रेटिंग डिस्क, जो साइड में आप देख रहे हैं, इसका एक पोर्शन, एक अपन काला कर देते हैं, एक ट्रांसपेरेंट, फिर उसके बाद एक काला, फिर एक ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट पार्ट से तो रोशनी लाइट सोर्स से फोटो सेल पे गिर जाएगी जब वो सामने आएगा, और जब उसका काला वाला पोर्शन सामने आएगा तो क्या होगा, फोटो लाइट सोर्स से फोटो सेल पे रोशनी नहीं जाएगी, तो उस वक्त वो कोई ईएमएफ जनरेट नहीं करेगा। तो इसकी सहायता से अपन ये मालूम कर लेते हैं कितनी बार लाइट सोर्स से फोटो सेल के ऊपर रोशनी गिरी, और गिरने के बाद उसने कितना बार ईएमएफ जनरेट किया। ये बात कर रहे हैं अपन रोटरी या एंगुलर पोजीशन मेजरिंग डिवाइस की। रोटरी या एंगुलर पोजीशन मेजरिंग डिवाइस में क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अपन ने लीड स्क्रू पे एक रोटरी डिस्क लगा रखी है, गोल डिस्क लगा रखी है, तो इसलिए ये पोजीशन नापने का एक रोटरी या एंगुलर पोजीशन मेजरिंग ट्रांसड्यूसर कहलाता है। अब आप इसमें एक चीज़ और है कि अगर आप देखेंगे कि डिस्क का एक पोर्शन काला है, उसके बाद एक ट्रांसपेरेंट पोर्शन है, फिर ब्लैक है, फिर ट्रांसपेरेंट है, और ये लीड स्क्रू के ऊपर लगी हुई है। तो जब लीड स्क्रू घूम रहा है तो पहले एकदम वो काले पोर्शन पे है, सपोज बिल्कुल काला है जिस वक्त, तो उस वक्त लाइट सोर्स से फोटो सेल के ऊपर कोई रोशनी नहीं गिर रही है। लेकिन जैसे ही वो घूमा, तो अब घूमा तो थोड़ा पोर्शन उसका क्या हुआ, वाइट हो गया, और थोड़ा पोर्शन, बाकी पोर्शन काला है। धीरे धीरे अगर आप घुमाएंगे तो एकदम तो ऐसा होगा नहीं कि बिल्कुल ब्लैक से वाइट ट्रांसपेरेंट में आ जाएगा, ग्रेजुअली वो बढ़ेगा कि काला पूरा है, फिर थोड़ा कम काला हुआ, फिर धीरे धीरे वाइट पोर्शन बढ़ता गया, और एक कंडीशन ऐसे ही पूरा वाइट हो गया। तो जैसे जैसे लाइट सोर्स की इंटेंसिटी फोटो सेल पे बढ़ती जाती है, यानी काले वाले पोर्शन से अपन ट्रांसपेरेंट पोजीशन की तरफ वो डिस्क मूव होती है, तो धीरे धीरे उससे सिग्नल जनरेट होता है फोटो सेल से, और ये जो सिग्नल जनरेट होता है ये साइन वेव की फॉर्म में होता है। तो अपन क्या करते हैं, इस साइन वेव को स्क्वायर वेव में कन्वर्ट कर देते हैं, साइन वेव को स्क्वायर शेप पल्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि स्क्वायर शेप वेव जो हैं, स्क्वायर शेप पल्सेस जो हैं, वो कंट्रोल पर्पस के लिए बहुत अच्छी रहती हैं। और जब स्क्वायर अपने को वो मिल रही है तो उसके फिर अपन स्क्वायर वेव के आउटपुट काउंट कर लेते हैं कि कितने आउटपुट हैं, और इस आउटपुट को अपन जब लीड स्क्रू की लीड से और कितनी लाइनें उस पर बनी है उसको लेके जब कैलकुलेट करते हैं तो हमें स्लाइड का डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। और अब दूसरी चीज़ इसमें ये आती है कि अब आपको ये कैसे मालूम पड़ेगा कि ये क्लॉकवाइज घूम रही है या एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपने एक ही फोटो लाइट सोर्स लगा रखा और एक ही फोटो सेल लगा रखा है तो वो तो आप चाहे किसी भी डायरेक्शन में उस लीड स्क्रू को घुमाओ, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, तो वो तो ईएमएफ तो वैसे ही जनरेट होगा। तो डायरेक्शन कंट्रोल करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक दूसरा फोटो सेल और लगा देते हैं। ये देख रहे हैं, 2 फोटो सेल, फिगर 3.4, 2 फोटो सेल सेंस डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट बाय फेज डिफरेंस। मतलब यहाँ पे फेज डिफरेंस की सहायता से अपन 2 फोटो सेल लगा दिए, एक फोटो सेल 1 है और दूसरा 2 है, तो इनके बीच में जो फेज का लैग है, देख रहे हैं फिगर, इसमें फोटो सेल 1 है, उसके अंदर स्क्वायर वेव चल रही है, और फोटो सेल 2 के अंदर वही जो स्क्वायर वेव है वो एक बार तो फेज़ लीड के अंदर तो फोटो सेल 1 से वो पीछे हो गई, और फेज़ लैग के अंदर
वो फोटोसेल से जो फोटोसेल 1 था उससे फोटोसेल 2 की स्क्वायर वेव जो है वो पहले आगे निकल गई। तो जब वो फोटोसेल 2 की पीछे जा रही है, स्क्वायर वेव पीछे हो रही है फोटोसेल 1 के मुकाबले स्क्वायर वेव, तो वहाँ पे वो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। और जब फोटोसेल 2 की स्क्वायर वेव फोटोसेल 1 की स्क्वायर वेव से आगे निकल रही है, लैग कर रही है, तब वो काउंटर क्लॉकवाइज मोशन होगा। तो ये जो चीज़ है ये है अपनी रोटरी या एंगुलर पोजीशन मेजरिंग ट्रांसड्यूसर की सहायता से पोजीशन फीडबैक ज्ञात करना। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन लीनियर पोजीशन मेजरिंग ट्रांसड्यूसर्स के बारे में स्टडी करेंगे।